Hello guys, welcome back to my video. My name is Nikhil and again come back to my video. Okay, तो भाई बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। ये अब हम आज के चैप्टर 6 पे, इससे पहले के 5 वीडियोस हो चुके हैं। वही वन शॉट में एकदम 10 मिनट विद इन अराउंड 10 मिनट, विद इन नहीं बोल सकता, अराउंड 10 मिनट में मैंने सारे चैप्टर करा दिए। इसको भी मैं करा देता हूँ अराउंड 10 मिनट, एक्जैक्टली नहीं भाई, थोड़ा आगे पीछे हो ही जाते भाई। ओके, मेरे मेरे चैप्टर होते तो चलो इसको भी एकदम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, सारे गो थ्रू करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक, ताकि तुमको एग्जाम टाइम में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी लिया होप करेंगे तो बात है ही नहीं। तो चलो 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 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको कहना है, मैं देखो मैं खुद से 2x करूंगा भाई, तुम लोगों को 2x करने के बिल्कुल जो तुम्हें पहले से एक इंस्ट्रक्शन दे दूं, बस एक इंस्ट्रक्शन 2x मत करना, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें बहुत टाइप्स के कॉस्ट पढ़ लेते हैं, किस किस टाइप के कॉस्ट होते हैं भाई। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है भाई, कोई सी भी कॉस्ट देके तुमसे पूछ सकता है। उसके बाद क्या नाम कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं, क्या नाम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, किसी के बीच का भी रिलेशन तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट पढ़े, तो बहुत टाइप के कॉस्ट होते हैं। तो सबसे पहले होता है इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड, जैसे मैंने किसी की पेमेंट करी है तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूंगा। मैंने किसी सामान खरीदा, उसके बाद मैंने उसको पेमेंट करी तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो सारी वो कॉस्ट जो कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी कॉस्ट कौन सी होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटेंट मतलब इसको हम नोट करें, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एग्जांपल ऑल पेमेंट्स। इट इज आल्सो नोन एज एक्सप्रेस कॉस्ट। एक्सप्रेस जो कि हमको दिख रहा है भाई, अगर मैंने किसी को पेमेंट किया भाई, ये रहा भाई मेरा वॉलेट से भाई मैंने किसी को ताजा ताजा 500 रुपए का नोट दिया भाई, तो भाई मेरे को दिख रहा है ना कि पैसा गया, तो अब इसको मैं क्या नाम रिकॉर्ड करूंगा भाई, रिकॉर्ड करो। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, हमारा एक्सप्रेस कॉस्ट है जो कि हमें एकदम एक्सप्रेस में दिख रहा है, हमारे लिए क्या होगा, अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर दूसरा होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज नॉट ओनली इंक्लूड अकाउंटिंग, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट खाली अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करती, साथ ही साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी इंक्लूड करती है। एक्सप्रेस कॉस्ट तो वो जो कि हमको दिख रही है, बट अकाउंटिंग कॉस्ट, सॉरी, एक्सप्रेस कॉस्ट जो कि हमको दिख रही है, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि हमको दिख नहीं थी, बट वो एक तरीके से हमारे लिए कॉस्ट थी। जैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉय भाई, मैंने अपने घर पे क्या मैं ऑफिस बना लिया, अगर मैं वो घर पे ऑफिस नहीं बनाता, मैं कहीं और ऑफिस लेता, तो वहां तो रेंट पे करना पड़ता ना मेरे को। अब वो रेंट नहीं पे करना पड़ रहा, तो भाई एट द एंड वो कॉस्ट मेरा बच रहा है, तो वो कॉस्ट मैं अपने घर पे ले रहा हूँ। अगर मैं खुद खुद घर पे रेंट, क्या नाम है, खुद घर पे अपना ऑफिस ना बना के किसी और को रेंट पे दे दे, तो भाई वहां से भी तो पैसे आते थे, एक तरीके से हमें दिख नहीं रही, बट कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट लगा हुआ है ना, समझे, ठीक है। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये क्या है हमारे लिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या, इकोनॉमिक, सॉरी, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है, साथ साथ अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है, मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड है, साथ ही साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, सिंपल से इतना था। इसलिए इकोनॉमिक कॉस्ट थोड़ा ग्रेटर होता है अकाउंटिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में। ओके, यहाँ तक हम समझ, अकाउंटिंग कॉस्ट ही कह सकते हैं, जो कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कहते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पहले भी करते हैं, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अल्टरनेटिव फॉरगॉन मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है भाई, दो तीन ऑप्शन है, उसमें से जो एकदम मैंने एकदम बेस्ट, जो बेस्ट ऑप्शन मैंने चूज कर लिया, बट उससे जो नेक्स्ट बेस्ट होता है उसको चूज ना करके मैं किसी और को चूज कर, तो वो जो कॉस्ट होगी वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है सही से, कि मैंने 50,000 का चूज कर लिया, तो जो 30,000 होगा वो मेरे लिए होगा नेक्स्ट बेस्ट, जिसको मैं छोड़ के आया हूँ, वो होगा मेरे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जिसको मैं फॉरगॉन मतलब छोड़ के आया हूँ, वो होगी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन आता है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो जो कि डायरेक्टली पता चल रहा है कि भाई हमारे कहना एक लेबर है जिसने कहना 3 डब्बे बनाए, उसने हमसे 1,500 रुपये लिया बस 3 डब्बे, तो हम कह सकते हैं ये 3 डब्बे क्या नाम है, ईच डब्बा है वो 500 500 रुपए के, 500 500 500 डायरेक्ट कॉस्ट जो कि हमें एकदम डायरेक्ट पता चले, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट की, एडवर्टीजमेंट। भाई मैंने एडवर्टीजमेंट करा दिया भाई, मैं क्या नाम है, 1 लाख रुपए की सेल होगी, तो भाई 1 लाख में से मेरे को कैसे पता चलेगा, इस एडवर्टीजमेंट की वजह से ही क्या नाम है 1 लाख की सेल है। 1 लाख में से कितना पोर्शन क्या नाम है एडवर्टीजमेंट का है, और कितना पोर्शन नॉर्मल सेल, मतलब नॉर्मल में तो सेल होता है ना। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि मैं इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट में तो भाई मेरा 50,000 रुपए खर्चा लगा ही लगा, बट मेरे को कैसे पता चलेगा इस 50,000 के कितने पोर्शन की वजह से मेरा कितना सेल हुआ है ना, ये तो नहीं पता चलेगा ना। ये तो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो जो कि भाई बहुत टाइम पहले मैंने बहुत टाइम पहले कार खरीदी थी भाई, उस टाइम जो खरीदी थी वो तो हिस्टोरिकल पिछली कॉस्ट। अगर उसी कार को आज वापस मैं खरीदे तो वो तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की। मैंने एक कार के 2015 में खरीदी थी 1 करोड़ की, ठीक है। अगर उसी कार को आज मैं सेम कार को आज वापस खरीदना चाहूँ तो उसके मेरे को 100 करोड़ देना पड़ेगा, ये हो गया मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये कम ज्यादा भी हो सकती है, जो नहीं कि क्या नाम है, उस टाइम अगर मैंने 50,000 की खरीदी थी तो आज भी भाई वो मेरे को कह रहा है 50,000 की मिलेगी, ऐसे उससे ज्यादा की मिलेगी, उससे कम की भी तो मिल सकती है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी करते हैं, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट किस टाइप का सामान है, क्या वो बहुत ज्यादा एंटीक सामान तो वो बहुत महंगा भी मिल सकता है, अगर नॉर्मल जनरली सामान हो तो वो सस्ता भी मिल सकता है, कि अरेंज अराउंड उस टाइप का भी मिल सकता है, ठीक है।
हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो गया। अब हमको पता था इंडिविजुअल कॉस्ट, क्या इंडिविजुअल कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। इंडिविजुअल कॉस्ट की भाई हमने प्रोडक्शन किया भाई, उसके लिए जिस बंदों ने उसको काम किया उसके लेबर्स को हमने उसकी सैलरी दी, हो गया इंडिविजुअल कॉस्ट की हमने पर पर्सन को भाई उसकी सैलरी पे करनी, ठीक है। इंडिविजुअल कॉस्ट की फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में भाई 4 लोग मजदूर थे, सबकी क्या नाम है 500-500 रुपए सैलरी थी, मैंने सबको दे दी भाई सैलरी, भाई सैलरी दे दी होगी इंडिविजुअल कॉस्ट उसको पैसे दूंगा। बट इसके वजह से पोल्यूशन हुआ भाई, पोल्यूशन हुआ, इसकी वजह से मैं पानी ना मैंने डंप कर दिया, सारी गंदगी को जो मैंने फेंक दिया भाई, उसकी वजह से लोगों को हार्म हुआ भाई, पोल्यूशन की वजह से लोगों की सोसाइटी को इतना हार्मफुल क्या हार्म हुआ भाई, वो सारी बातें सोशल कॉस्ट के अंदर आती है। जो हमारी सोसाइटी को हम हार्म करते हैं उसके अंदर आते हैं सोशल कॉस्ट के अंदर, ठीक। अब हमको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक हमारा जो भी क्या नाम है छोटे मोटे कॉस्ट थे नाम के लिए पढ़ना था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से पढ़ना है टोटल फिक्स, और टोटल फिक्स वो कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होती आउटपुट के साथ, ठीक है। डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, जो कि चेंज नहीं होती आउटपुट के साथ, ओके। चाहे मैं आउटपुट मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा भी करूँ तो भी थ्री कॉस्ट है, जब बहुत कम भी करूँ तो ना भी करूँ तो भी थ्री प्रोडक्शन। जैसे रेंट, ठीक है, ये मेरी फैक्ट्री है, इसका रेंट अगर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए इसकी रेंट है, तो भाई अगर मैं प्रोडक्शन 1 महीने ना भी करूँ भाई, कोई प्रोडक्शन नहीं किया तो भी तो भाई रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना भाई, ये तो नहीं बोल चल भाई तूने प्रोडक्शन नहीं किया चल छोड़ तू रेंट मत दे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। अगर मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी भाई मेरे को 1 लाख रुपए रेंट देना ही पड़ेगा, अगर मैंने 200 यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी भाई मुझे 1 लाख रुपए रेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, जो कि चेंज नहीं होती आउटपुट के चेंज होने से। ये होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एकदम स्ट्रेट और कांस्टेंट होता है भाई, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट होती है, पैरेलल टू एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो कि चेंज नहीं होती, जो फिक्स्ड रहती है, ओके। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल से नाम समझ लो चेंज, वेरिएबल से नाम समझ रहे चेंज विद चेंज, दिस कॉस्ट ऑफ चेंज विद चेंज नॉट जो कि चेंज होती है आउटपुट की चेंज होने से। जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल लेबर, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 10 रॉ मटेरियल तो कम कॉस्ट है, बट मैंने 50 रॉ मटेरियल में ज्यादा कॉस्ट है ना, ओके। तो विद चेंज इन आउटपुट, भाई जितना आउटपुट होगा उतना खर्चा आएगा मेरा, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल अगर मैं कह रहा हूँ मैं 10 यूनिट बना तो भाई मेरा 500 रुपये खर्चा देगा, 100 यूनिट बना तो मेरा 500 रुपये का रॉ मटेरियल खर्चा है, ठीक है। ये अगर मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया भाई, मैंने ज्यादा सामान बनाया 300 डब्बे बना दिए, तो भाई मेरे को 1200 रुपए का रॉ मटेरियल का खर्चा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि चेंज होती है आउटपुट के चेंज होने से। इसका शेप होता है इन्वर्टेड एस, ठीक है। पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, ओके। जिस पॉइंट पे चेंज कर देखो मैंने इससे पहले भी बताया, जिस पॉइंट पे कोई भी कर्व अपना शेप को चेंज करता है ना, यहाँ पे तो डिमिनिशिंग था, यहाँ पे आप जाके इंक्रीजिंग रेट हो गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यही था कि देखो टोटल प्रोडक्शन क्या नाम है, जब पर यूनिट क्या नाम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या नाम है इंक्रीज क्या ना थोड़ी रेट बढ़ा, थोड़ा कम रेट बढ़ा, थोड़ा कम, फिर एकदम से आप देखो भाई 6 से सीधा 10 हो गया, फिर क्या नाम है 10 से सीधा 16 हो गया ना, तो इंक्रीजिंग यहाँ था तो डिमिनिशिंग था, यहाँ के बाद इंक्रीज हो गया, इन्वर्टेड ऐसे बोलो, ओके। तो हमको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या नाम टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, इसमें दोनों कॉस्ट इंक्लूड कर देते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है टोटल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट, टोटल सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके। ये भी इन्वर्टेड एस शेप ही होता है, तो इस तरह शेप भी कैसे इन्वर्टेड एस शेप ही है। और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपस में पैरेलल होते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स, और इनके बीच में आपस में जो डिफरेंस होता है टोटल फिक्स हो, ठीक है। यही देख सकते हैं आप, यह टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 100 तो 100, फिर क्या नाम है 110, ये ठीक है। और जिस पॉइंट पे क्या नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, इनिशियल पॉइंट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपस में इक्वल होता है, ओके। जब जीरो आउटपुट, जब कोई प्रोडक्शन नहीं करे तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमारा टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट आपस में इक्वल होते हैं जीरो प्रोडक्शन पे। तो तुमसे सवाल पूछ सकते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। जब आउटपुट जीरो प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पॉइंट में टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या नाम है इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, टोटल फिक्स से पैरेलल होता है, इतना ही था। इन दोनों को ऐड करके जैसे 100 प्लस में 50 करके ये भाई हमारा 150 यहाँ पे आ चुका है, सिंपल सा था, ठीक है। तो हमको पढ़ना है एवरेज को, तो हमने टोटल पढ़ा था, हमको पढ़ना है एवरेज को, ठीक है। सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज में पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, हम ठीक फिक्स्ड कॉस्ट तो आ रहा है बट पर यूनिट मतलब एक एक यूनिट के हिसाब से, तो एक यूनिट पे कितना एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है, एक यूनिट पे एक्चुअल कितना फिक्स कॉस्ट है, उसको बोलेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट जितना है डिवाइड बाय आउट, भाई हमने कितना आउटपुट बनाया तो हमें पर यूनिट को पता चल जाएगा ना कि एक पर्टिकुलर इस यूनिट में हमारा इतना फिक्स्ड कॉस्ट आया है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये तो रेक्टेंगल हाइपरबोला से इसका शेप होता है, इसमें इतना से ही था। दूसरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की, अगर वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है तो भाई पर यूनिट कितना वेरिएबल कॉस्ट होता है वही हमको निकालना है। तो ये भी सिंपल होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा होता है, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो हमें पता चल जाएगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, पर यूनिट कितना आ रहा है भाई हमारा टोटल, मतलब एक यूनिट बना रहे हैं, एक डब्बा बना रहे हैं, तो भाई उस पे हमारा कितना कॉस्ट है वो हमको पता चल जाता है। ये थोड़ा सा यू शेप होता है, ये थोड़ा सा यू शेप होता है, ठीक है।
फिर हमें पता है एवरेज कॉस्ट के दो फॉर्मूला थे, या तो फिर एवरेज कॉस्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है पर यूनिट के हिसाब से, तो आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या नाम है टोटल कॉस्ट पता चल जाता है पर यूनिट हमको पता चल जाता है। या तो फिर इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो इससे भी आ जाता है। इसका थोड़ा सा यू शेप ही होता है, यू शेप ही होता है। ओके, तो अब हमको इसके बीच में रिलेशन पढ़ना था एवरेज कॉस्ट के, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट और चंद्रमास होता है, एवरेज कॉस्ट और चंद्रमास होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर क्या नाम है एवरेज वेरिएबल को, एवरेज फिक्स को हमने बताया इस तरह रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप होता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और यू शेप होता है। बट ये यहाँ पे एक ये पॉइंट याद रखना है, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे जहाँ से लाइन खींचे तो वो जो ये और ये आपस में जहाँ से इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला पॉइंट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा, ये होगा मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो ये पे देखो एवरेज कॉस्ट का ये ना मिनिमम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे लाइन खींचेंगे तो मिनिमम पॉइंट होगा, बस इतना सा था इसके अंदर। फिर दूसरा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल होगा भाई, एक एडिशनल यूनिट बना के जो एक एडिशनल कॉस्ट आ रही है उसको बोलेंगे मार्जिनल। क्या 10 डब्बे बना दिए, मैंने 12 डब्बे बना दिए थे, 10 डब्बे बना दिए, एक और 11 डब्बा बना दिया, तो उसके इसके वजह से कोई कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, तो उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। क्या एडिशनल यूनिट, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट की एक और यूनिट हमें प्लस एक यूनिट बढ़ाने की वजह से एक मेरी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई ना, उस कॉस्ट को बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका क्या नाम है होता है, इसके सिंपल से मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट को तो बेसिकली क्या नाम है स्लोप ऑफ कहते हैं टीवी से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को स्लोप होता है मार्जिनल कॉस्ट। इसलिए तो फॉर्मूला भी होता है, तो सिग्मा एमयू इक्वल्स टू में सिग्मा एमयू, सारे एमयू को जोड़ देंगे हम, मतलब एमसी सिग्मा एमसी मतलब सारे मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, ठीक। और इतने तो अगर टोटल मार्जिनल कॉस्ट हमको निकालना है तो टीसी मतलब टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टी सी एन माइनस वन, टी सी टोटल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस वन। ओके, सिंपल से था, ये भी तो यू शेप जैसे ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस कर देंगे 18 माइनस में 10, क्या नाम है 24 माइनस में 8 6, ऐसे करके क्या नाम है टोटल कॉस्ट भी आ जाता है। अगर इन सबका हम सम कर देंगे तो हमारे क्या नाम है टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है। तो एरिया अंडर जो ये एरिया अंडर है मार्जिनल कॉस्ट के, ये हमारा टीवी से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन्हीं सबको जोड़ के भाई हमारे ये इन्हीं सबको सारे मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ के हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया है। और मार्जिनल कॉस्ट इज स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल से इतना ही था। फिर हमको लास्ट क्या नाम है जो रिलेशन पूछ सकता है हमारे पेपर में, वो है कि मार्जिनल कॉस्ट का एंड एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले जब तक है ना हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या ना फॉल मतलब लेस देन है, जब तक हमारा एव मार्जिनल कॉस्ट लेस देन है, इस पॉइंट पे लेस देन हमारा एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, उस पॉइंट पे क्या नाम है फॉल करते हैं, उस पॉइंट पे हमारा एवरेज कॉस्ट भी और क्या नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल करते हैं। इस पॉइंट पे लेस देन है तो एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल को दोनों फॉल करते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें मतलब जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है एवरेज कॉस्ट के एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, उस पॉइंट पे ये दोनों एकदम मिनिमम होते हैं। ये एकदम देखो इस पॉइंट पे क्या नाम है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट पे हमारा एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम है, उस पॉइंट पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम होता है। जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट, जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या नाम है इक्वल होते हैं एवरेज कॉस्ट के एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, उस पॉइंट पे हमारे एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होते हैं। और जैसे क्या नाम है इंटरसेक्ट के लिए आप ग्रेटर हो जाए, जैसे हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो जाता है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, उस पॉइंट पे दोनों राइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें तीन ही चीजें, ठीक है। जब तो मार्जिनल कॉस्ट लेस देन होता है एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, उस पॉइंट पे क्या नाम है एसी और एबीसी दोनों फॉल करते हैं। जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं, उस पॉइंट पे एसी और एबीसी क्या एकदम मिनिमम पॉइंट पे होते हैं। और जैसे कहना है एमसी ग्रेटर हो जाते हैं एसी और एबीसी को, इस पॉइंट पे एसी और एबीसी स्टार्ट राइजिंग करना चालू करते हैं। बस भाई इस पूरे चैप्टर के अंदर इतना ही था। वीडियो खत्म, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। 13 मिनट की वीडियो बने, ओके भाई, कोई ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं बनी। आई होप आप लोगों को समझ आए हो। प्लीज 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 को शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पेपर को 4 के आना है भाई, बहुत नजदीक पेपर आ चुके हैं। ओके बाय बाय, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कुछ भी ना समझ आया तो भाई एक ऑप्शन होता है डबल टैप करके, डबल टैप पीछे करना, डबल टैप डबल टैप डबल टैप पीछे करके भाई देखते रहो भाई, देखते रहो भाई, थोड़ी सी स्पीड है वीडियो। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद से स्पीड हो, इसलिए आप खुद से स्पीड हो भाई। 2x मैंने अपने मुंह पे सेट कर लिया। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।